नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कपिल सिब्बल ने हाथ साफ किया और साइकिल पर सवार हो गए। माफ कीजिएगा, हाथ साफ वो पहले कर चुके थे और साइकिल की मदद से सवार हो गए, जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन किया है और उन्हें उम्मीद है कि बाकी अन्य दल उनका समर्थन करेंगे। इसका इफेक्ट आपको पता है, वही आजम खान वाला है। जब आजम खान को जमानत मिली तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया है वो लहू के रिश्ते वाला भी नहीं कर सकता था। अब अभी तक किसी को अगर डाउट हो, जो कि होना नहीं चाहिए, कपिल सिब्बल कैसे लोगों का केस लड़ते हैं। अगर कोई भी मजहबी मामला हो, वहां कपिल सिब्बल का होना अनिवार्य है। उसके बाद भी शक है तो दोनों को नागपुर चले जाना चाहिए, जहां डीएनए रिसर्च सेंटर है और वहां विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर मोहन भागवत बैठते हैं। वो आसानी से पता लगा देंगे। वो पता क्या लगाएंगे? पहले से तय है कि इन सब का डीएनए एक है। अब जो कांग्रेस है वो कहां जीवित है? मास्टर स्ट्रोकवादियों के दिमाग में। उसके अलावा कांग्रेस तो कहीं है नहीं। राहुल गांधी भी वायनाड नहीं गए होते तो आज पूर्व सांसद होते। जो कांग्रेस मुक्त की बात होती थी वो भाजपा युक्त हो गई। ये कपिल सिब्बल G23 के सदस्य थे, जो कि कांग्रेस के अंदर ही एक बागी गुट था। उस G23 के सदस्य कपिल सिब्बल ने हाथ साफ कर लिया और साइकिल पर सवार हो गए। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी आपको कांग्रेस का डर दिखाते रहे कि कांग्रेस चली आई तो अब मां बेटे रह गए। इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि अगली बार भी ये सांसद बन ही जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे करके समाप्त भी हो जाता है। और कांग्रेस जो है आज पूरी तरह से कोमा में है और बीजेपी जो है उसमें दोनों तरह की विचारधारा एग्जिस्ट करती है, कांग्रेस वाली भी और मुस्लिम लीग वाली भी। लेकिन उसके ऊपर मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। अब जो ताजा मामला है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, अश्विनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के ही नेता है, उन्होंने एक PIL दायर की थी दिल्ली हाईकोर्ट में कि राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही वंदे मातरम को भी ट्रीट किया जाए, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि आपको 6 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना है। इसको लेकर अश्विनी उपाध्याय की प्रतिक्रिया। वंदे मातरम और जनगण मन को एक बराबर सम्मान दिलवाने के लिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL फाइल किया था और हमने दलील दिया था कि पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम के साथ हुआ। वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से पत्रिकाएं निकलती थी। हमारे आजादी के दीवाने वंदे मातरम गा के फांसी पे झूल गए। जितनी हमारी रैलियां होती थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, उसमें वंदे मातरम बोला जाता था। इवन भारत का जो पहला झंडा डिजाइन हुआ था उसमें भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उसमें भी कहा गया था कि वंदे मातरम और जनगण मन एक बराबर सम्मान के भागीदार हैं, दोनों को एक बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन जब कानून बाद में बनाया तो जनगण मन को तो कानून का प्रोटेक्शन दे दिया, वंदे मातरम के बारे में कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया। और इसका नतीजा यह है कि वंदे मातरम शादियों में अलग तरीके से गाया जाता है, पार्टियों में अलग तरीके से गाया जाता है, फिल्मों में अलग तरीके से गाया जाता है, सीरियल्स में अलग तरीके से गाया जाता है, चुनावी रैलियों में अलग तरीके से गाया जाता है। कोई प्रोटोकॉल नहीं बना। स्कूलों में कुछ स्कूल उसको लागू किए हैं, कुछ स्कूलों में नहीं होता। तो सभी सरकारी कार्यालयों और सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से वंदे मातरम गाया जाए, यह हमने मांग किया था। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी PIL एडमिट कर लिया है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई नवंबर में होगी। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों वंदे मातरम और जनगण मन को एक बराबर सम्मान देने के लिए गाइडलाइन इश्यू करेंगे और सभी स्कूलों में आने वाले समय में सभी स्कूलों में वंदे मातरम प्रतिदिन गाया जाएगा। पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह। 1923 आते आते ये हराम हो गया। 1923 काकीनाडा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली, जिन्होंने इसे हराम घोषित कर दिया। उससे पहले जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसका समर्थन करके गांधी इनका भरोसा जीतना चाहते थे, जिसका परिणाम रहा कि 1923 आते आते वंदे मातरम हराम हुआ और 1947 आते आते इस देश का बंटवारा हो गया। अब रही बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जवाब की, तो आप चाहे तो इस क्लिप को सेव कर लें। केंद्र सरकार का जो पक्ष होगा, या तो वो टाल मटोल करेगी
या तो बोलेगी कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। केंद्र सरकार का अपना विचारधारा क्लियर है। अब कई मास्टर स्ट्रोकवादी बोलते चले आते हैं कि कभी तो इनकी अच्छाई कुछ बता दो। जो आदमी बोल रहा है कि मैं हिंदू को धर्म नहीं मानता, वो हिंदू नहीं है जो मुस्लिम से नफरत करता है। तो फिर अब तारीफ के लिए बचा क्या? कुछ है तो तुम बता दो जिसमें झोल ना हुआ हो, एक काम भी गिना दो। अब कहोगे कि कुछ अच्छा काम हो रहा है तभी तो चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं। तो ऐसे तो कांग्रेस भी 55 साल तक जीतते आ रही थी। तो ये भी मान लो कि कांग्रेस ने भी बहुत काम किया था उस समय, अब आकर काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो हार गई। अगर चुनाव हारने जीतने का पैमाना मेरिट होता तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ करता है। इलेक्शन क्यों होता है? जिसको ज्यादा लोगों ने वोट देकर जिता दिया वो विजयी घोषित हो जाता है। वो गुंडा भी हो सकता है, कोई संत भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई आईएएस भी हो सकता है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है। रही बात दिल्ली सरकार के पक्ष की, तो अरविंद केजरीवाल पड़ी हुई लकड़ी भला क्यों लेने जाएंगे? वो हिंदुत्व के नाम पर वोट तो मांगते नहीं है, ना कोई हिंदू होने की वजह से अरविंद केजरीवाल को वोट करता है। वोट हिंदू ही करता है, वो अपने फायदे के लिए करता है। तो अरविंद केजरीवाल ये करने नहीं जा रहा है और केंद्र सरकार भी इसे लागू नहीं करने जा रही, क्योंकि केंद्र सरकार अपना टाइम पास कर रही है। चुनाव से पहले माहौल बना दिए जाएंगे, उस माहौल के आधार पर इन्हें इस बात की उम्मीद है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। अब कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी ऐसे भी हैं जो तुष्टीकरण की बात तो सुनना चाहते हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं सुनना चाहते। अब ये 1152 फ्लैट बनाया गया जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा क्योंकि कल मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि इसमें 15% मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन है, जो कि प्रिजर्व्ड है, हर हाल में उनको मिलना ही मिलना है। बीजेपी का ही पुराना डेटा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको 31% का लाभ मिला है। मतलब जितने लाभार्थी रहे उसमें से 31% मुस्लिम्स रहे। इसके बारे में बताया जा रहा है कि 116 करोड़ रुपए लगे। 116 करोड़ रुपए आए कहां से? इसी बढ़ती महंगाई से आए हुए। ये जो टैक्सेस के पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं वो देश की बेहतरी के लिए खर्च नहीं किए जा रहे, तुष्टीकरण के लिए खर्च किया जा रहा है। और ये सरकार शोरूम बन गई है जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैग बदल देती है, ऊपर से वो डिस्काउंट दे देती है कि हम तो इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमने उस टैग को बदला तो क्यों बदला, और पुराने टैग को बदलकर हमने नए टैग से कितने दिनों तक लोगों से वसूली की। जब कोई मामला बढ़ जाए थोड़ी सी राहत दे दो, उसके बाद विपक्षी शासित राज्यों से पूछो कि आपने क्यों नहीं कम किया। भाई वो तो तैयार बैठे हुए, क्योंकि उनकी कहीं कहीं गिनी चुनी सरकार है। ये भी अपना जेब भर रहे हैं, वो भी अपना जेब भर रहे हैं। अब उनको कम जगह मिले हुए तो उनको ज्यादा वसूली करना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से वसूली चल रहा है। ये वसूली किस लिए चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए चल रहा है। ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी भगत हैं ये महंगाई के बारे में कभी नहीं सुनना चाहते। उसके बाद एक बॉन्ड का हवाला देते हैं। तो मास्टर स्ट्रोकवादियों, तुम इतना किसी की भक्ति में लीन हो तो एक बार जाकर उनसे बोल दो कि वो श्वेत पत्र जारी करे कि जो इससे मुनाफा हुआ उसका कितना प्रतिशत उस बॉन्ड के पैसे को चुकाने में लगाया गया। सरकार श्वेत पत्र जारी करे। सरकार श्वेत पत्र जारी नहीं करेगी, कहीं से कोई जुमला तराश कर रख दिया जाएगा और ये जुमलों के सुगंध में माते हुए घूमेंगे। तो कहीं भी माते हुए घूमे, यहां आकर अपना समय खराब ना करें। कुछ कुछ ऐसे भगत भी है जो चाहते हैं कि सिर्फ इनके तुष्टीकरण के ऊपर बात हो, लेकिन तुष्टीकरण के लिए फंड भी मुहैया कराना पड़ता है। वो फंड आते कहां से? पुराना डेटा था 24,000 करोड़ रुपए, अब इस बार के बजट में था 5,030 करोड़ रुपए। तो ये कहां से आ रहे हैं सब? अब एक महाराष्ट्र में पकड़ा गया है मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति, शायद उसका नाम जुनैद है, जो लश्कर के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहा था। क्या वो जिस मदरसे में पढ़ा उसको वजीफा नहीं मिला? जरूर मिला होगा। तो उस वजीफा के लिए पैसे कहां से आते हैं?
तो टैक्सेस के पैसे से ही तो आते हैं, बढ़ती तेल की कीमतों से ही तो आते हैं। तो आखिर इतना जो इनका आवंटन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? लोगों से ही वसूल कर उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। लेकिन कुछ भगत ऐसे हैं जो अब तुष्टीकरण के ऊपर सुनने लगे, लेकिन महंगाई के ऊपर नहीं सुनते। जबकि महंगाई से जो कमाई की जा रही है उसी कमाई को वहां लगाया जा रहा है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों, जुमला भक्तों, समय आएगा तुम सब कुछ समझोगे और सब कुछ सुनोगे। बाकी जुमला भक्तों, तुमसे मैं बार बार बोलता हूं कि हम मत आया करो। अगर तुमने यहां आने की आदत नहीं छोड़ी, लगातार आते रहे, तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। जो ये गंदगी बिठा कर रखे हो ना, उस गंदगी की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं।